आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टर्म वन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे, इस वीडियो में मैप्स भी देखेंगे और असर्शन एंड रीजन के जो क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर हमारा पहला है शीत युद्ध का दौर। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको मैं यहाँ पे करा दूंगा। और ये जो वीडियो होने वाला है हमारा, ये बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होगा। तो इस वीडियो के फीचर बता देता हूँ आपको। ये जो वीडियो हमारा है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज यानी दोनों मीडियम के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। मतलब जो क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में टाइप करके डाला है उसी को मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके साथ के साथ एक ही स्क्रीन पे आपको रख दिया है। तो कोई इंग्लिश मीडियम से हो उसको भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली और कोई हिंदी मीडियम से हो उसको भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट इस वीडियो से आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। एमसीक्यू लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, जैसा कि आपको पता है आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आपको यहाँ बताए जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और सीबीएसई बोर्ड के लिए हैं। और इसके अलावा जो स्टेट बोर्ड होते हैं उनमें भी ये वीडियो काम आएगी क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको पता है कि एनसीईआरटी वाला सिलेबस ही स्टेट बोर्ड में भी चलता है, चाहे आप झारखंड बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से हो, चाहे हरियाणा बोर्ड से हो, ठीक है, चाहे एमपी बोर्ड से हो, चाहे अदर किसी बोर्ड से हो। एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आपका वहाँ पे भी होता है, तो आपके सभी स्टेट के लिए काम आएगी वीडियो। असर्शन एंड रीजन वाले जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। मैप के इस चैप्टर से, पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल तैयारी करते हुए चलना है, ठीक है। और मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम है एकलव्य स्टडी पॉइंट, आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, यानी कि जिसे हम कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट कहते हैं। तो जो शीत युद्ध का चरम बिंदु, ऑप्शन आपके सामने है क्यूबा मिसाइल संकट, जापान पे परमाणु बम का हमला, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये क्या था, ये हाई पॉइंट कह सकते हैं या फिर इसको हम चरम बिंदु कह सकते हैं। चरम बिंदु क्यों कहते हैं, देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो 1962 की ये जो क्यूबा मिसाइल संकट वाली जो घटना है, इस समय में दोनों महाशक्तियां, एक तरफ यूएसए दूसरी तरफ यूएसएसआर, ये दोनों महाशक्तियां आमने सामने आ चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि अब इनके बीच में युद्ध हो ही जाएगा, युद्ध रुक नहीं सकता। तो इसीलिए इसको शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि शीत युद्ध किन के बीच प्रतिद्वंदता यानी कंपटीशन, तनाव, संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। जो इंग्लिश मीडियम के वो ऊपर पढ़ सकते हैं, आपको पूरा का पूरा बता रखा है। तो शीत युद्ध आपको पता है कि एक श्रृंखला थी जिसमें तनाव भी था, संघर्ष भी था, कंपटीशन था, टेंशन का माहौल था बिल्कुल। तो किन के बीच में था, ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, नहीं। अमेरिका और जापान, ये भी नहीं होगा। अमेरिका और सोवियत संघ, ये आपका आंसर हो जाएगा सही, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर, जिसको अमेरिका और सोवियत संघ कहते हैं, ठीक है, इनके बीच में ये प्रतिद्वंदता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला थी। तो बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन से देशों का समूह नाटो से संबंधित है। अब देखिए नाटो, नाटो आपको पता है 1949 में बना था और ये एक सैनिक संगठन था, ठीक है। और अमेरिका का समर्थन, अमेरिका द्वारा सपोर्टेड आप कह सकते हो इसे। तो ये जो संगठन था इससे रिलेटेड कुछ देशों को यहाँ पे दे रखा है, आपको वो पहचानना है कि कौन सा सही है। अमेरिका, भारत, चीन, गलत हो जाएगा। देखो जहाँ पे भारत और चीन की बात आ रही है तो गलत है ये। ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, ये ठीक हो जाएगा। कनाडा, पाकिस्तान, नेपाल, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वारसा पैक्ट, आपको पता है जो वारसा संधि हुई थी, ठीक है, ये कब हुई थी, या वारसा पैक्ट कब बनाया गया था, या वारसा संधि कब हुई थी, या वारसा संधि का काल बताइए। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए 1955 यहाँ पे दे रखा है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1962 में। और मैंने लास्ट किसी वीडियो में भी बताया था, तो बहुत सारे बच्चे को कमेंट में 1961 बता रहे थे, तो मुझे ये समझ में नहीं आया ऐसा क्यों बोल रहे थे। देखिए क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाला क्वेश्चन आया तो आपको 1962 लगाना है, ठीक है। 1962 की घटना है ये, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है जिसको हम NIEO कहते हैं,
इससे रिलेटेड आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें से एक स्टेटमेंट जो है गलत है। आपको जो गलत स्टेटमेंट है उसको पहचानना है, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अल्प विकसित देशों को उनके संसाधनों पे अधिकार देना, बिल्कुल ये बात थी कि जो भी मतलब लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के रूप में आप इनको देख सकते हो, जिनमें मतलब बहुत कम विकास हो रखा था, या अल्प विकसित देशों के रूप में आप इन्हें देख सकते हो। इसमें कहा गया था कि इनको इनके संसाधन जो भी इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन पे इनका पूरा अधिकार होगा, जैसे चाहे वैसे अपने संसाधनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ये जो ऑप्शन ए है ये ठीक है, लेकिन हमको पहचानना है गलत। तो आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि इन देशों की जो पहुंच थी वो पश्चिमी बाजारों तक नहीं होती थी, तो इन देशों की पहुंच को पश्चिमी बाजारों तक ले जाना था। क्या ये सही है? ये भी सही है, बी ऑप्शन भी आपका सही है। सी ऑप्शन देखते हैं। पश्चिमी देशों से मांगी जा रही या मंगाई आएगा, ठीक है। यहाँ पे पश्चिमी देशों से जो मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी थी, जो प्रौद्योगिकी थी, उसकी जो कॉस्ट है उसको क्या करना है? कम करना है। तो ये भी सही है, क्योंकि ये देश जो थे ये ज़्यादा मतलब पैसे नहीं खर्च कर सकते थे, इसीलिए बात चली थी कि रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री। जो भी मतलब वेस्टर्न कंट्री से जो टेक्नोलॉजी आएगी उसकी जो कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा। तो ये ए बी सी तीनों सही है। ऑप्शन डी को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन डी एक बार में आपको देखने में सही लगेगा, लेकिन इसमें गलती है, ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ाना। अब देखिए यहाँ पे विकसित देशों का नहीं, यहाँ पे देखो इंग्लिश में भी देखो आप डेवलप्ड कंट्री, ये गलत है आपका, डेवलप कंट्री नहीं, बल्कि अल्प विकसित देशों की बात हो रही है ना यहाँ पे। अल्प विकसित और विकसित कितना अंतर है इनमें? बहुत ज्यादा अंतर है। तो यहाँ पे अल्प विकसित आता तो ये पॉइंट ठीक हो जाता, लेकिन यहाँ पे विकसित लिख दिया, इसकी वजह से पॉइंट क्या है? गलत हो गया। यानी ऑप्शन डी आपका गलत हो गया, और हमको क्या करना था? ऑप्शन डी गलत जो है इसी को तो पहचानना था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिकी लोग थे, इनको कब पता लगा था कि सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल को जो है उसको तैनात कर दिया है? ठीक है, इनको कब पता लगा था? ऑप्शन है पहले दिन पता लग गया था, या फिर 1 हफ्ते के बाद पता लग गया था, या 3 हफ्ते के बाद पता लग गया था, या फिर 20 हफ्ते के बाद पता लगा था। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि 3 सप्ताह 3 हफ्ते के बाद इनको पता लग गया था कि परमाणु मिसाइलें जो है वो तैनात हो गई है। उसके बाद जॉन एफ कैनेडी जो थे बहुत ही सीरियस हो गए थे इसको लेके। और हाँ, पॉलिटिकल साइंस का टर्म 1 के लिए सीबीएसई के लिए हमने पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स, कंप्लीट सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, पेड कोर्स अपनी ऐप में अपलोड कर रखा है। तो जो परचेज करना चाहें वो इसे परचेज कर सकते हैं, इसका फायदा आपको पेपर में दिखेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट में आपको मैप और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो सारे क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलना आपको। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के नेता 1961 में 1961 में किस बारे में चिंतित थे? आप सभी जानते हैं कि ये बहुत चिंता में थे। तो ऑप्शन है कि अमेरिका चीन पर हमला कर देगा, बिल्कुल नहीं। अमेरिका जापान पे हमला कर देगा, ये भी नहीं। अमेरिका भारत पे हमला करेगा, ये भी नहीं। यानी तीनों ऑप्शन अपने यहाँ पे क्या है? गलत है। लास्ट ऑप्शन देखिए, अमेरिका जो है वो क्यूबा पर हमला कर देगा, और जो फिदेल कास्ट्रो जो वहां के प्रेसिडेंट थे उनको क्या करेगा? वहां से उखाड़ फेंकेगा। तो यही डर सता रहा था, यानी ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, देखते हुए चलो ध्यान से। अगला है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन देखिए, अब्राहम लिंकन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, या जॉन एफ कैनेडी। तो आप सभी जानते हैं जॉन एफ कैनेडी जो थे वो इस समय में यहाँ के प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ? ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या फिर प्रथम विश्व युद्ध के बाद, या भारत की आजादी के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, जो कि 1939 से 45 तक चला था, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो बाद का जो समय है इसको मैं कह दूंगा 1945 से लेके 1991 तक, लगभग 45 वर्ष का ये जो समय था। ठीक है, इस समय शीत युद्ध हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि शीत युद्ध का काल अगर हम देखें तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं हम, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ स्टेटमेंट दे रखी है कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध से रिलेटेड, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, कौन सा गलत है। ऑप्शन है आपके सामने कि ये महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था, आइडियोलॉजिकल वॉर था। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है एक तरफ जो अमेरिका था वो कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को समर्थन करता था, सपोर्ट करता था, दूसरी तरफ जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था। तो इस तरीके से ये आइडियोलॉजिकल यानी कि वैचारिक युद्ध था, ये ठीक है।
सेकंड को देखते हैं। ऑप्शन बी देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर प्रत्यक्ष युद्ध में लगे हुए थे। अगला ये हथियारों की होड़ की शुरुआत थी। यस, ये भी ठीक है क्योंकि आपको पता है कि हथियारों की होड़ यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। अगला है नन ऑफ दिस, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है, बी ऑप्शन गलत है, ये आपको पहचानना था क्योंकि आपको पता है एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, यानी अमेरिका और सोवियत संघ थे इसमें, लेकिन इनके बीच में कोई प्रत्यक्ष युद्ध थोड़ी था। डायरेक्ट वॉर नहीं कह सकते हम इसको, डायरेक्ट नहीं कह सकते, प्रत्यक्ष वॉर नहीं था, बल्कि केवल एक सिचुएशन बनी हुई थी, एक संभावना बनी हुई थी कि इनके बीच में युद्ध हो सकता है, लेकिन कोई युद्ध थोड़ी हुआ था, डायरेक्ट वॉर नहीं था। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष युद्ध वाला जो वर्ड है ये गलत है, तो यही आपको पहचानना था। और आपके सामने ये क्वेश्चन, आई थिंक ये आपके आया हुआ है सैंपल क्वेश्चन पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन है शायद ये, या फिर ये आपके प्री बोर्ड में आया हुआ है, ये आया है क्वेश्चन। लेकिन आगे देखते हैं क्वेश्चन, अमेरिका और सोवियत संघ ने कभी एक दूसरे के विरुद्ध सीधा युद्ध क्यों नहीं लड़ा? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं लड़ा बताइए भाई। तो ऑप्शन देखिए, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध की जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी इसमें तबाह हो गई थी, यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्या ये ऑप्शन सही है? आगे चलते हैं, क्योंकि वे परमाणु बमों के उपयोग के कारण विनाश को समझते थे, क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार नहीं है, और उपरोक्त सभी। देखिए ये तो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार थे और ये तबाह हो गई थी अर्थव्यवस्था, ये थोड़ी कहेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यही तो सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी अगर देखा जाए तो, यूएसए और यूएसएसआर की। तो ये भी आपका मतलब सही नहीं है। बी ऑप्शन देखो, ये सही है आपका। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि दोनों महाशक्तियां जो थी वो इस चीज को अच्छे से जानती थी कि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया तो इससे भयंकर नुकसान होगा, भयंकर तबाही होगी, और ये भी पता कर पाना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से विजेता कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में से नहीं है? यानी कि जो नेम था नॉन अलाइंग मूवमेंट, इसका ऑब्जेक्टिव इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ध्यान से देखिए, वैश्विक मुद्दों पे तटस्थता की नीति का पालन करना, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल हो जाना, या फिर किसी भी सैन्य गठबंधन में शामिल ना होना, ये तो था, सैन्य गठबंधन में शामिल ना होना ये था, ये ठीक है यहाँ पे। वैश्विक आर्थिक असमानता को खत्म करने पे ध्यान केंद्रित करना, ये भी ठीक हो सकता है यहाँ पे। लेकिन जो ऑप्शन ए है ना, ये यहाँ पे ठीक नहीं है। देखो तटस्थता की नीति यानी जो न्यूट्रलिटी थी ये थोड़ी इसमें अपनाई गई थी, तो ये आपका ऑप्शन ए जो है ये इसका उद्देश्य नहीं है, तो आपको पहचानना था यही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि धुरी राष्ट्र के मुख्य देश, आपको पता है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, एक्सिस पावर और ठीक है दूसरी तरफ अलाइड पावर, इनके बीच में था ये। तो यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो धुरी राष्ट्र हैं यानी कि जो एक्सिस पावर है, इनके मुख्य देश कौन से हैं? तो देखिए धुरी राष्ट्र के जो मुख्य देश थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर यहीं पे आपसे अलाइड पावर का पूछ लें तो आपको पता होगा कि भाई एक तरफ अमेरिका था, उसमें सोवियत संघ भी उसके साथ था, फ्रांस भी था, ब्रिटेन भी था, तो वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों ही याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीटो की स्थापना कब हुई? अब यहाँ पे ये याद रखना है कि सीटो और सेंटो जो है एक 1954 में हुई थी और एक की 1955 में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सीटो और सेंटो में पहले कौन सा है, तो सीटो 1954 है और सेंटो जो है वो 1955 है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटो पूछा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपसे सेंटो पूछ लिया, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये 55 हो जाएगा, ठीक है। सीटो और सेंटो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ना एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं ज्यादातर, तो ये आपको वैसे भी याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार इसको आप पढ़ लो। क्वेश्चन ये है कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था इसका जो पहला सम्मेलन था ये 1961 में हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट नॉन अलाइन समिट थी ये कहाँ पे हुई थी 1961 में? ऑप्शन में है आपके सामने टोक्यो, पेरिस, सिडनी या बेलग्रेड। तो ये बेलग्रेड में हुई थी, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मित्र राष्ट्र, ठीक है, अभी मैंने आपसे धुरी राष्ट्र के बारे में क्वेश्चन दिया था, अब अगला मित्र राष्ट्र के बारे में। तो मित्र राष्ट्र के मुख्य देश कौन से हैं, यानी कि अलाइड फोर्सेस जिसको हम कहते हैं? तो ऑप्शन में है अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, यही हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से एक बार।
क्वेश्चन ये है कि डैश वह द्वीपीय देश था, यानी कि आइलैंड कंट्री था, और जिसे सोवियत संघ से कूटनीतिक और वित्तीय सहायता मिलती, यानी इसको जो यूएसएसआर था वो डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड कर देता था, यानी कि मदद करता था। तो ऑप्शन में आपको पहचानना है कि वो देश कौन सा है। ऑप्शन में है जापान, श्रीलंका, क्यूबा और चीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा। क्यूबा वो देश था जिसको यूएसएसआर की तरफ से मदद मिलती थी, ठीक है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो चाहे वो फाइनेंशियल हो, दोनों तरह की मदद इसको मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका जो था वो कौन सी आइडियोलॉजी जो थी जिसको सपोर्ट करता था, यानी कौन सी विचारधारा का समर्थक था। ऑप्शन में है पूंजीवाद, साम्यवाद, उदारवाद या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पूंजीवाद, ठीक है। और पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र, इस तरीके से ये इसकी विचारधारा थी। यहाँ पे ऑप्शन में आपको और भी सही दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऑप्शन आ जाए तो पूंजीवाद आपको लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी की राजधानी जो है वो क्या थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दो। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बंटवारा हुआ था। जर्मनी की राजधानी जो है वो बर्लिन थी, और यहीं से बंटवारा हुआ था दो गुटों का। एक तरफ था यूएसए तो दूसरी तरफ था यूएसएसआर, और यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? बर्लिन की दीवार, यानी कि बर्लिन वॉल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जर्मनी की राजधानी। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है। ऑप्शन में है सीआईए, रॉ, सीआईडी या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीआईडी, रॉ, ये तो आपने इंडिया के बारे में पढ़ा होगा। अमेरिका की जो है वो है सीआईए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का जो एकीकरण था ये कब हुआ था। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो देखिए ये हुआ था 1990 में। 1990 में पूर्वी और जो पश्चिमी जर्मनी थी इसको एकीकरण कैसे कर दिया गया था? बर्लिन की दीवार जो थी, जो 9 नवंबर 1989 को 1989 को गिराई गई थी, इसको गिराने के बाद 1990 में देखे तो पूरी तरीके से क्या हुआ था? दोनों जर्मनी एक हो चुके थे। अगला है कि भारत और सोवियत संघ के बीच मैत्री संधि कब हुई थी। तो भारत और सोवियत संघ के बीच में एक 20 वर्ष की आप कह सकते हो एक फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, और ये जो संधि हुई थी ये हुई थी 1971 में। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, पेपर में पूछा जाता है। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन अगले की कि भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का क्या कारण था। भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी इसके इसके पीछे क्या कारण था। ऑप्शन है आपके सामने। भारत शांति समर्थक है, ठीक है, ये ऑप्शन। अगला है कि भारत दोनों गुट से मदद चाहता था, ये भी ठीक है, क्योंकि भारत हमेशा ऐसी ऐसी परिस्थिति में रहना चाहता था कि उसे दोनों तरफ से हेल्प मिल सके, ठीक है। भारत की इच्छा स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की थी, ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सभी, यानी कि उपरोक्त सभी तीनों ही पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो सेकंड जो वर्ल्ड वॉर था ये कौन जीता था, ठीक है, किसने जीता था। ऑप्शन में आपके सामने अलाइड फोर्सेस, एक्सिस फोर्सेस, इंडिया, रसिया, यानी कि मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, भारत और रूस। तो भारत और रूस तो काट दो, इन दोनों के बीच हुआ था तो इन्हीं में से कोई जीता होगा। अब आपको यहाँ पे पहचानना है कौन जीता था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा मित्र राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो पहला विश्व युद्ध जो था ये 1914 से 1918 तक हुआ था, यानी 1914 से 1918 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो दूसरा विश्व युद्ध था वो कब हुआ था। तो ये 1939 से 45, यानी 1939 से 45 तक हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में अमेरिका ने जापान पे 2 परमाणु बम गिराए थे, कौन से ईयर की बात है। तो ये है बात अगस्त, ठीक है, 1945 की, यानी कि अगस्त 1945 की बात है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था इसके बाद दुनिया को डैश गुटों में बांट दिया गया था, 2 गुटों में बांटा गया था। आप सभी जानते हैं कि 2 गुटों में बांटा गया था। वो 2 गुट कौन से थे वो आपको ऑप्शन में से पहचानने हैं। जापान और चीन गलत है, भारत और कोरिया ये भी गलत है, कनाडा और रूस ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ, यानी यूएसए और यूएसएसआर, इन 2 गुटों में दुनिया को बांट दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेंटो। देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, सेंट्रल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गलत है, सेंट्रल ट्रीटी और ऑर्गन्स ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये ऑर्गन्स कर दिया तो गलत है। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये ठीक है।
ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटो, सीटो की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। ऑप्शन है साउथ ईस्ट अमेरिका ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रिया ऑर्गेनाइजेशन, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ठीक हो जाना चाहिए। और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अप्रैल 1949 में कौन सा संगठन अस्तित्व में आया था, यानी कौन सा जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 1949 में बना था। ऑप्शन है सीटो, नाटो, नेम, या नन ऑफ दिस। तो आप सभी जानते हैं नाटो जो है वो अप्रैल 1949 में बना था। ठीक है, नाटो के सदस्य एक बार देख लो ध्यान से। ये देखिए क्वेश्चन आपके ना मैप मैप के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं कि नाटो के सदस्य देश देखिए, यूके, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, पुर्तगाल, डेनमार्क। ठीक है, और भी देश जो है ये है इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो मैप को, बहुत ज्यादा आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देख पा रहे हैं, तो इसमें जो येलो वाले कंट्रीज आपको दिख रहे हैं मैप में, ये आपके एनसीईआरटी से मैप लिया है मैंने। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये नाटो के सदस्य हैं, यानी कि ये जो येलो वाला दिख रहा है आपको, ये नाटो के सदस्य हैं। जो रेड वाला दिख रहा है ये आपको, ये क्या हो जाएगा, ये यूएसएसआर वाला, यानी कि जो वार्सा पैक्ट वाले जो देश हो जाएंगे, सोवियत वाले गुट के हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपसे देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो आपको पेपर में ये बोल दिया, बताइए फ्रांस जो है, फ्रांस को किसका सदस्य है, नाटो का है। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे बताइए फ्रांस किसका सदस्य, ऑप्शन में देते हैं नाटो का है, या इसका वारसा का है, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं। या फिर आपको वर्ल्ड का मैप देख सकते हैं पेपर में, और इस तरीके से पॉइंट कर देंगे, बताइए इसमें से कौन सा देश है। कैसे भी मतलब मैप का क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये थोड़े थोड़े ना ये दिमाग में ये बिठा लो एक बार कि कौन सा देश इसमें है, कहां पर है। ठीक है, और इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका नाटो से रिलेटेड अगर पूछ लिया तो मान लो फिर वारसा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई सदस्य देश दे देंगे वारसा का और आपसे पूछ लेंगे, तो वारसा से रिलेटेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये देश हैं और आपको इनको मैप में भी आप ढूंढ सकते हो, मैप आपके सामने रखा हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संधि थी जिसका विरोध किया था भारत ने। ऑप्शन है आपका एनपीटी, ये एनपीटी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में एनपीटी बोल रहा हूँ इसको, एनपीटी, या फिर एलटीबीटी, या फिर आपका ये SART, ऐसे कुछ कहा जाएगा इसको, और या फिर नन ऑफ दिस, ऐसे आपके ऑप्शन हो जाएंगे। तो देखिए ये जो एनपीटी थी जिसको हम परमाणु अप्रसार संधि कहते हैं, ये 1968 वाली संधि, इसका भारत ने विरोध किया था। विरोध क्यों किया था, देखिए विरोध इसलिए किया था क्योंकि उस समय में 5 देश ऐसे थे जिन्होंने परमाणु हथियार प्राप्त कर रखे थे। ठीक है, वो पांचों देश जो थे वो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा परिषद है उसके परमानेंट मेंबर है। ठीक है, जिनको वीटो पावर मिली हुई है, उनको तो हथियार रखने की इजाजत ये संधि दे रही थी, लेकिन जो बाकी देश हैं जैसे भारत जैसे देश हो गए या अन्य देश हो गए, इनको रोक रही थी उससे कि तुम्हें नहीं बनाने भाई परमाणु हथियार। ठीक है, तो इसलिए भारत ने क्या कहा कि ये जो ट्रीटी है ये कहीं ना कहीं भेदभाव वाली ट्रीटी है। ठीक है, हमारे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो इसलिए इसका विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे आपसे पूछ लेते, देखो ये जो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, इजिप्ट के, मिस्र के जो गमाल अब्दुल नासिर थे, इन तीनों ने एक मीटिंग करी थी। और ये क्या कहलाते हैं, ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है जिसको हम नेम कहते हैं, इसके ये संस्थापक नेता भी कहलाते हैं। ठीक है, और इन दोनों ने यानी इंडोनेशिया के सुकर्णा और घाना के वामे अनुकुर्मा, इन्होंने क्या करता है, इसको सपोर्ट भी किया था। तो ये 5 नेता जो है ये इसके संस्थापक नेता कहलाए। तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये पांचों नाम बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन की। अब देखिए कथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके सामने मैंने इंग्लिश में टाइप कर रखे हैं, तो आप घबराए नहीं जो हिंदी मीडियम से, मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, असर्सन आपसे कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश अगर देखें तो वो सही मायने में आजाद नहीं रह सकता। ठीक है, कोई भी देश अगर सही मायने में आजाद रहना चाहता है तो उसमें टिकाऊ विकास जरूरी है, उसका विकास जरूरी है।
तो ये बात है। तो क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं रीजन की। कह रहे हैं कि विदाउट सस्टेन डेवलपमेंट अ कंट्री कुड नॉट ट्रूली फ्री, इट वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन द रिचर कंट्रीज इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन अचीव्ड। ठीक है, तो अब देखिए इसका हिंदी में आपको बताता हूँ। इसमें ये कहा जा रहा है कि ठीक है कि जो मतलब बिना मतलब विकास के कोई देश आजाद नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उसको जो धनी देश होते हैं, जो अमीर देश होते हैं, उन पे निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, इससे वह जो उपनिवेशक देश होते हैं कहीं ना कहीं उनके गुलाम होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन्हें देखा जाए तो राजनीतिक आजादी जो है वो सही तरीके से हासिल नहीं हो पाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आपको पता है कि किसी भी देश के विकास के लिए, ठीक है, किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक विकास जो होता है, ठीक है, किसी भी देश के आर्थिक विकास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस देश की आज़ादी के लिए। एक तरह से देखें, अगर किसी देश का विकास ही नहीं हो रहा तो वो लंबे समय तक आज़ाद नहीं रह पाएगा। वो कहीं ना कहीं जो वैसे देश होते हैं, जो ताकतवर देश होते हैं, ठीक है, जो अमीर देश होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाता है वो देश। तो वही आपने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो कारण कथन है वो भी ठीक है और कारण जो है वो भी ठीक है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी में आपको पेज नंबर जो 11 है यहाँ से ये स्टेटमेंट ले रखी है। तो पेज नंबर 11 में आपको क्लियर हिंदी में दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, जब ये खत्म हुआ था उस समय में ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था उस समय क्या आपको पता है, यूएसए ने 2 बम गिरा दिए थे, परमाणु जो बम थे वो गिरा दिए थे। ठीक है, किस पे? जापान पे। जापान की जो हिरोशिमा नागासाकी थे वहां पे परमाणु बम गिराए, और इसके बाद ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब चलते हैं, हम एक बार इसका रीजन पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज लैंडमार्क इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो दूसरा विश्व युद्ध था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ऐसे समकालीन विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आ गया। ठीक है, इसको माना जाता है। तो ये भी ठीक है आपका पॉइंट यहाँ पे, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, आपका जो कथन है वो भी ठीक है, कारण जो है वो भी ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आंसर अपना क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहे हैं कि द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज राइज ऑफ 2 न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था, उसका प्रभाव ये पड़ा कि विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई। ठीक है, 2 न्यू पावर। ठीक है, वो कौन कौन सी थी? आप जानते हैं, यूएसए थी एक तरफ और दूसरी तरफ यूएसएसआर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपका असर्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सच में 2 महाशक्तियां सामने आई थी, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। यहाँ पर ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन को, देख लेते हैं। कहते हैं विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवेस्टेशन ऑफ यूरोप एंड इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन बिकम द ग्रेटेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। ये कह सकते, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आप सभी जानते हैं कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो जब खत्म हुआ था, इसके बाद वैश्विक राजनीति में देखें तो 2 महाशक्तियों का उदय हुआ था। ठीक है, जब जर्मनी और जापान जो थे जब वो हार गए थे, ठीक है, जर्मनी जापान की जब हार हो चुकी थी, और यूरोप और शेष विश्व में जो बाकी विश्व था वो विध्वंस की मार झेल रहा था। ठीक है, तबाही मची हुई थी। ठीक है, तब ऐसे समय में क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ जो थे वो विश्व में सबसे बड़ी महाशक्ति बन के उभरे थे। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है आपसे कि यूएसए और जो सोवियत यूनियन है ये महाशक्ति बन के उभरे थे वर्ल्ड में। कब? जब जर्मनी और जापान की हार हो चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यूरोप में तबाही मच चुकी थी, ऐसे समय में ये 2 महाशक्तियां बनकर उभरे थे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है, और ये कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो आपका असर्शन दे रखा है इसको, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन भी कर रही है। तो यहाँ पे भी अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था कंप्लीट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट खत्म हो जाते हैं। ऐप को आप हमारे डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह लास्ट ईयर डाले हुए हैं और इस साल भी कुछ डाले हैं, वो आप वहाँ से दे सकते हैं टेस्ट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।